बढ़ती तपिश और चुभती हुई गर्मी के बीच चलिए कुछ राहत को ढूंढते हैं और बात करते हैं अपनी सेहतमंद ज़िंदगी के बारे में। और सेहतमंद ज़िंदगी की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी हिस्सा हमारे शरीर का होता है हमारा पेट। जी हाँ, एक ऐसा पिटारा जिसमें बहुत कुछ है। तो चलिए आज जानते हैं कि गर्मी के मौसम में अपने पेट को कैसे सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा सादर प्रणाम। और आज हमारे साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए शहर के जाने माने पेट रोग विशेषज्ञ, विभागाध्यक्ष पेट रोग विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मौजूद हैं डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव। तो करते हैं उनका स्वागत अपने कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोतागण को नमस्कार। और आज हम बात करने जा रहे हैं पेट की। और गर्मी का मौसम जब आता है तो पेट बहुत परेशान करता है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को परेशान करती हैं। तो अमूमन वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है? देखिए, पेट की बीमारियां जो गर्मी में खासकर होती हैं वो फूड पॉइजनिंग है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है जी, डायरिया है, वोमिटिंग है, पेट दर्द की भी समस्या गर्मी में बढ़ जाती है जी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है पानी की कमी की वजह से, और एक बीमारी होती है उसको कहते हैं डिसेंट्री, खूनी पेचिस, ये भी बढ़ जाती है। और लीवर की बात की जाए तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए और ई से, ये भी गर्मियों में और बरसात में खासकर देखा जाता है। और हीट स्ट्रोक भी काफ़ी देखा जाता है गर्मियों में, जिसमें कई सारे अंग इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डायरिया के बारे में। पहले तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, जो है इसके सिम्टम्स क्या है, कब ये माना जाता है कि अब ये सीवियर हो चुका है? देखिए, गर्मियों में सबसे जो कॉमन रीज़न होता है डायरिया का, जिसको हम लोग दस्त बोलते हैं, वो है आपका फूड पॉइजनिंग जी। कोई भी दूषित पानी हो या दूषित खाना हो जिसमें आपके कीटाणु हो सकते हैं या कीटाणु के टॉक्सिन्स हो सकते हैं, उसको लेने से ये होता है। इसमें पतले दस्त होते हैं और अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो शरीर में पानी, नमक और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जान को खतरा भी हो सकता है। तो अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है तो आपको दवाओं से आपको आराम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको सीवियर डिहाइड्रेशन है तो आपको अस्पताल में जाकर के आईवी फ्लूइड्स मतलब पानी भी चढ़वाना पड़ता है जी। और इसके बचने के उपाय हैं कि हम लोग जो है कोई बासी खाना का इस्तेमाल ना करें गर्मियों में, खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। और जो हमारे स्ट्रीट फूड्स हैं, रेस्टोरेंट्स में हैं, वहाँ पर भी हाइजीन का ध्यान ज़्यादा नहीं रखा जाता है। तो हमें घर से बाहर का खाना रेस्टोरेंट्स में या स्ट्रीट फूड अवॉइड करना चाहिए और घर में ताज़ा खाना खाना चाहिए। देर का कटा हुआ फल या देर का कटा हुआ सलाद भी नुकसान कर सकता है, जो कि नहीं लेना चाहिए। नॉनवेज आइटम्स जो हैं जल्दी ख़राब होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेज आइटम्स, सो नॉनवेज आइटम हमें ताज़ा यूज करना चाहिए। जी बिल्कुल। और आजकल शादियों का भी मौसम है, उसमें भी लोग जा करके विशेषकर जो दूध के मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा बचने की, इस पर मैं चाहूँगी कि एक बार ज़रूर आप सलाह दें कि इतनी ह्यूज क्वान्टिटी में आखिर मिल्क जो आते हैं वो सही तो होते नहीं होंगे, तो ऐसे में इन चीज़ों से भी कैसे बचें हम? जो देखिए, एज ए डॉक्टर एक बीमारी होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस जी। डेटा के अनुसार इंडिया में एडल्ट्स में 50 से 60% लोगों को दूध पचने में प्रॉब्लम होती है। दूध पचने की प्रॉब्लम का मतलब होता है अगर आप 250 ml से ऊपर दूध लेते हैं तो उसमें आपके पेट में सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग होगा, गैस बनेगा, या आपका पेट फूला फूला महसूस होगा, आपको डायरिया हो सकता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत कॉमन समस्या इंडिया में है और ये अमूमन जो 250 ml से ज़्यादा दूध लेने पर होता है। इसका जो कुछ इलाज नहीं है, सिर्फ दूध को बंद करना होता है। कुछ मरीजों में दूध बंद करने के बाद दही या मट्ठा जो है नुकसान नहीं करता है, उनको वो सूट करता है। लेकिन अगर सीवियर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो दूध और दूध के सारे प्रोडक्ट्स नुकसान करते हैं, आपको फिर सब कुछ बंद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और कब ये मान लें कि अब ये जो डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, वो हमारे लिए अब खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, और कब तक हम ये माने कि नहीं घर पे भी हम अपने घरेलू उपचार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, अगर किसी को डायरिया हो रहा है और लग रहा है कि उसका पल्स फीबल हो रहा है जी, उसको हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको पैल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, या उसके होश में कुछ बदलाव हो रहा है, मतलब उसका जो सेंसोरियम है वो खराब हो रहा है, या जो है यूरिन आउटपुट कम हो गया है, मतलब पेशाब की मात्रा कम हो गई है, स्किन जो है ड्राई लगने लगी है, ऐसे कंडीशन में ये आपको तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए
और आईवी फ्लूइड्स लगवाना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो हम लोग जो है ORS होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट, उसका इस्तेमाल कर घर पे उसका उपचार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक हम लोग की दादी नानी कहती रही हैं जो है कि गर्मी के मौसम में हमें प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए, उसे अपने खाने में शामिल करना चाहिए, या कभी ऐसे लू लगने की समस्या आ जाए जो है तो उसमें भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। एज ए डॉक्टर आप इसे कितना सही मानते हैं? देखिए, गर्मी के मौसम में जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स है सारे फायदेमंद होते हैं। जो भी आपके घर में हरी सब्जियां हैं, चाहे प्याज है, लहसुन है, सब कुछ फायदेमंद होता है। फल खासकर जो है गर्मी के मौसम में कुछ सीजनल फल हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, जैसे खीरा होता है, ककड़ी होता है, तरबूज होता है, खरबूज होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे खासे होते हैं। तो गर्मी के मौसम में खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जी बिल्कुल। और डायरिया से आगे बढ़ते हुए अब हम जानना चाहेंगे कि अभी इसी समय में जो है उल्टी और पेट दर्द की समस्या भी लोगों में बहुत कॉमन होती है। तो अगर किसी को कम समय से पेट में दर्द है या उल्टी की समस्या है, कह लीजिए कि 2 दिन 3 दिन से या 7 दिन से है, तो सोसाइटी में सबसे बड़ा इसका जो रीज़न होता है वो है इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? या तो हम कोई दूषित खाना खाए हैं या तो दूषित पानी पिए हैं। तो यहाँ जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस की बात की, वैसे पेट दर्द का सबसे कॉमन रीज़न गर्मियों के दिन में जो है सोसाइटी में वो है इन्फेक्शन। तो आप जो खाना खा रहे हैं वो ताज़ा होना चाहिए, आपका खाना जो बनाने वाला होना चाहिए वो हाइजीन को फॉलो करना चाहिए, स्वच्छता को फॉलो करना चाहिए आप। और खासकर देखा क्या गया है जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं, वहाँ पर मान लीजिए कोई वेंडर है या स्ट्रीट फूड्स या रेस्टोरेंट है, वहाँ जो खाना जो बच जाता है उसको वो लोग फेंकते नहीं हैं, वो लोग उसको फ्रिज में रख देंगे या उसको रख देते हैं, अगले दिन यूज करते हैं, तो खाना बासी हो जाता है, उसमें जल्दी से जल्दी कीटाणु ग्रो करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको पेट दर्द, उल्टी से बचना है गर्मियों में, तो घर का बना शुद्ध खाना खाइए, रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड और बासी खाने से दूर रहिए। जी बिल्कुल। और इसी समय में जो सबसे ज़्यादा बढ़ती है समस्या वो एक होती है जॉन्डिस की, यानी कि पीलिया जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, और इसके पीछे रीज़न क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? सोसाइटी में जॉन्डिस का सबसे बड़ा कारण होता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। जॉन्डिस के बहुत सारे रीजन होते हैं। जॉन्डिस अगर बूढ़ों में होता है तो सबसे कॉमन रीजन होता है कैंसर या CVD में स्टोन हो सकता है। लेकिन अगर बच्चों में या एडोलसेंट में अगर जॉन्डिस की बात की जाए तो सबसे कॉमन जो है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, जो कि अमूमन 3 वायरस से होता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E और हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E जो है फीको ओरल रूट से फैलता है, मतलब कोई ना कोई आपका जो खाना या पानी है वो दूषित होता है तो होता है। तो हेपेटाइटिस A और E से बचने के लिए सेम वही उपाय है कि हमारा जो पानी होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए, कहीं से कोई फीकल कॉन्टामिनेशन ना हो, जो पानी का सप्लाई आ रहा है उसका पाइप में कहीं फीकल कॉन्टामिनेशन ना हो। ताज़ा खाना खाइए, बासी खाना ना खाइए। ऑब्वियसली फिर से स्ट्रीट फूड और जो फास्ट फूड है उससे बचे जो है। इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो गोलगप्पे का पानी होता है। तो हेपेटाइटिस A और E से बचने के लिए गोलगप्पे का पानी नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस A और E 99% अपने आप ठीक हो जाता है बिना दवाओं के। इसका कोई दवा नहीं होता है। समाज में जो है कई लोग इसके लिए झाड़ फूँक करवाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस E अगर प्रेग्नेंट महिलाओं में होता है, अगर गर्भवती महिलाओं में होता है तो 20 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब अगर मृत्यु दर 1% होता है जनरल पॉपुलेशन में, तो गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर 20% होता है। तो गर्भवती महिलाओं से खासकर निवेदन है कि गर्भ के समय जो है कोई भी खाना जो दूषित हो सकता है या बासी हो सकता है उसको इस्तेमाल ना करें, और स्ट्रीट फूड्स खासकर जो गोलगप्पे का पानी वगैरह उसको इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। और अक्सर ये गलती हम कर बैठते हैं, अक्सर बाहर जाते हैं और बाहर के चाट या फिर इस तरीके से गोलगप्पे का इस्तेमाल जो करते हैं, खासतौर पे गर्मी के मौसम में इससे करने से बचना चाहिए। एक चीज़ और होती है कि जब हम बाहर निकलते हैं, हमें प्यास लगती है और उसमें बाहर में पन्ना या ऐसे कुछ चीज़ें मिलती हैं और जो फ्रूट जूस होते हैं वो भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। उस बारे में आपका क्या कहना है? जो भी वेंडर, जो भी आपका विक्रेता है जो आपको आम का पन्ना बेच रहा है या जो है पुदीने का कुछ बेच रहा है, उसका पानी कैसा है तो आप जानते नहीं है। तो मेरा मानना है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। आप जब बाहर निकलते हैं तो अपने साथ साधन लेकर चलना चाहिए। आपको जो है ORS का पाउडर लेके चल सकते हैं, आप फल का जूस जो ताज़ा होता है वो आप पी सकते हैं, आप पानी लेके चल सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट के किनारे आपको लोग वेंडर बेच रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जो और एक बहुत कॉमन है प्रॉब्लम, जो छोटे बच्चों में भी है, स्कूल गोइंग बच्चों में है, ऑफिस वर्कर्स में भी है, कि धूप से कैसे बचें, लू लगने की समस्या जिसे हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो वो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं शुरुआती और कैसे बच सकते हैं? इस समय जो अप्रैल, मई और जून का महीना होता है,
इसमें हीट स्ट्रोक के बहुत केसेस आते हैं अस्पतालों में। तो ये 2 तरह से होता है। बहुत देर तक अगर आप सनलाइट में काम करते हैं या एक्सपोजर है, काम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है, या फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो गर्मी के मौसम में मान लीजिए कि आप एक्स्ट्रा जिम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा खेतों में कहीं काम कर रहे हैं, तो हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। इसको पहचानते कैसे हैं कि शुरुआती दौर में आपको जो है प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, आपके मसल्स में पेन होगा, आपके हाथ पैर में क्रैम्प्स होंगे, मसल्स में पेन होगा, आपको कमजोरी महसूस होगा, आपको थकान महसूस होगा। वहीं आपको रुक जाना है और जानना है कि आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन जब फ्रैंक हीट स्ट्रोक हो जाता है, तब मरीज को जो है सारे जो अंग होते हैं, लीवर, किडनी, ये सब आपको डैमेज हो सकते हैं। मरीज बेहोश हो सकता है, मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है, पानी का कमी हो सकता है, किडनी आपका फेल कर सकता है, टेम्परेचर 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट जा सकता है, आपको तेज बुखार रहेगा। तो ये जो सिम्टम है हीट स्ट्रोक, फ्रैंक हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स है। बचने के लिए मेरा मानना है कि आप लगातार पानी पिएं, सनलाइट में ज़्यादा देर तक काम ना करें। सुबह काम कर लीजिए, शाम को काम कर लीजिए, लेकिन बीच में जो दोपहर का समय होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो घरों में आप बैठे रहें, पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें जो है। और अगर आपको हीट स्ट्रोक का सिम्टम दिखता है तो आप तुरंत अस्पताल में जाएं और डॉक्टर से उपचार लें उसका। जी, एक समस्या ये भी आती है जो कि पेट से ही जुड़ी हुई है, उसके बहुत महत्वपूर्ण अंग से। जब गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाहर काम करते हैं उमस में और गर्मी में, तो उन्हें यूरिन पास करने में भी दिक्कत आती है, उसमें भी क्रैम्प्स होते हैं और बहुत ही तकलीफ के साथ थोड़ी थोड़ी देर पे उन्हें ऐसा यूरिनेशन जैसे फील होता है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? एक ही मूल मंत्र है कि पानी खूब पिएं। जी, पानी खूब पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें और गर्मी में देर तक काम करने से बचना है। जी, और जहाँ भी आपको काम देर तक करना, वहाँ का टेम्परेचर जो है ऑप्टिमल होना चाहिए। जी, और इसके लिए कोई दवा भी नहीं होती है, और पानी पीते रहें आप जो है। जी, और अगर कभी ऐसा हुआ कि हमें ये फील हो रहा है कि नहीं अब हम लू के चपेट में या हीट स्ट्रोक के चपेट में आ चुके हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को घर पे आने के बाद अगर हम घरेलू उपचार की शुरुआत की बात करें तो वो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप टेम्परेचर कम करिए। पेशेंट को जो है आप नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है उससे आप मॉपिंग कर सकते हैं। उसको जो है आप घर में अगर एयर कंडीशन है, कूलर, उसको चला करके उसको ठंडा कर सकते हैं। उसको ORS और पानी पिला सकते हैं। जी, और अगर उससे भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तब जाकर के डॉक्टर के पास जाकर के IV फ्लूइड्स वगैरह लगवा सकते हैं। मेन जो इसमें हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता है उसमें टेम्परेचर को कम करना होता है। आपका टेम्परेचर 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आपको जो है कूलिंग करना होता है। आप आइस से भी कूलिंग कर सकते हैं, पानी से भी कूलिंग कर सकते हैं, जो भी मेथड आपके पास अवेलेबल आपके घर में उससे कूलिंग कर सकते हैं। जी, और इसी समय प्रॉब्लम ये भी आती है खास तौर पे जो स्ट्रेस वर्किंग लोग हैं या बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में पेट में लगातार तो नहीं लेकिन कभी कभी रुक रुक के जो है उन्हें दर्द महसूस होगा, कभी सीवियर पेन महसूस होता है। ये किस वजह से होता है? एक बहुत कॉमन शिकायत लोगों की रहती है। अगर देखिए, इसमें 2 तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि अगर बच्चों में लंबे समय से पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए तो आप फिर किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर गर्मियों के दिन में आपको बच्चे को पेट में दर्द 2 दिन से 4 दिन से 7 दिन से है, इसका भी सबसे बड़ा रीज़न होता है वो इन्फेक्शन होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चों के स्कूल में या बच्चों के स्कूल के आसपास बहुत सारे जो है स्ट्रीट फूड्स होते हैं, ठेले लगे होते हैं, वहाँ पर बच्चे खाते हैं। कुछ मैं देखा हूँ कि फ्रूट वेंडर्स होते हैं जो बहुत देर का कटा हुआ फल रखे रहते हैं। फ्रूट जूस होता है, मैंगो शेक आजकल चलता है, वो पता चला कि 4 घंटे 5 घंटे पहले का मैंगो शेक बना हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं बच्चों को नुकसान करती हैं और इन्फेक्शन की वजह से बच्चों को पेट में दर्द होती है। लेकिन अगर लंबे समय से पेट में दर्द चल रहा है और बच्चा अच्छा खाना खा रहा है, घर का खाना खा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। और ओवरऑल क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप जो है, किस तरीके से जिनकी मजबूरी है कि बाहर निकलना ही है, काम करना ही है जो है, तो किन किन चीज़ों का प्रयोग करें अपनी सुरक्षा के लिए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कीप हाइड्रेटेड। अपने आप को एकदम हाइड्रेटेड रखना है, पानी का इस्तेमाल करें। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जी, मेरा मानना है कि आपके पास 1-2 पैकेट ORS के होने चाहिए। अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, आप जहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो पानी के साथ साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं, तो आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है घर से बाहर का खाना अवॉइड करिए। आप स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट में खाना खाना या कहीं भी आप कोई पार्टी फंक्शन चल रही है वहाँ का खाना अवॉइड करिए। हाइजीन मेंटेन रखिए। आप जब भी शौच जाते हैं या कहीं भी कोई काम करते हैं तो हाथ धो करके खाना खाइए। आप इंश्योर करिए कि आपका जो खाना बनाने वाला है या आप कहीं अगर बाहर मजबूरी में खा रहे हैं वहाँ जो खाना बनाने वाला वो हाइजीन को मेंटेन करता हो। देर का कटा हुआ फल, देर का कटा हुआ सलाद ना खाएं। देर का रखा हुआ मैंगो शेक या देर का रखा हुआ फ्रूट जूस ना पिएं। अगर आपको कोई फ्रूट जूस का इस्तेमाल करना है तो आप अपने सामने उसको जो है ताज़ा बनवाइए जो है।
और एक सवाल, जो छोटे, बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 महीने से कम उम्र के होते हैं, उनको लेकर के उनकी माताएं परेशान रहती हैं कि जब बढ़ती गर्मी और टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या उन्हें अलग से पानी देने की ज़रूरत होती है, या जो मदर फीडिंग कर रहे हैं वो एनफ है उनके लिए? 2 एज बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं गर्मियों में। एक एल्डरली होता है जो कि बूढ़े लोग होते हैं, दूसरा बच्चा होता है। लेकिन अगर बच्चे का टेम्परेचर आप बच्चा ज़्यादा घर में रहता है, और अगर बच्चा घर में है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है, तो माँ का जो दूध है वो आपका पर्याप्त है। तो अगर मई जून का भी महीना है और अगर बच्चा घर में है, तब भी आपको सिर्फ माँ का ही दूध इस्तेमाल करना है, ऊपर से टॉप फीडिंग या ऊपर से पानी का इस्तेमाल नहीं करना है शुरू के 6 महीने में। 6 महीने के बाद जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अलाउड होता है, उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल या जो भी खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब सीवियर बुखार चढ़ जाए, कभी कभी बच्चों में और बड़ों में भी देखते हैं, और ये बुखार गर्मियों में उतरता नहीं है, चाहे वो किसी भी वजह से, लू लगने की वजह से हो या अदर किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उस समय लोग बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब हम क्या करें, जो है कौन सी वो सेफ मेडिसिन कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं? घर में 2 चीज़ें करनी है। पहले तो उसको आप जो है वाटर स्पंजिंग करिए। जी। जो नॉर्मल पानी आपके घर में आता है उससे जो है पूरी बॉडी का जो है स्पंजिंग करिए, हेड टू टो। ठीक है। दूसरा जो है सेफ ड्रग है पैरास्टामोल। तो जैसा बच्चे का वेट है या जैसा वेट है उसके हिसाब से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पैरास्टामोल दीजिए। उसके बाद आप जो है अपने डॉक्टर को दिखाइए। बहुत सारे वो टेस्ट कर सकता है कि आखिर बुखार आ क्यों रहा है। गर्मियों में बुखार के बहुत सारे रीजन होते हैं, लू लगने से भी होता है, हीट स्ट्रोक से भी होता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, पेट में इन्फेक्शन उससे भी होता है, मच्छर जनित बीमारियां होती हैं जैसे कि मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, उससे भी होता है, टाइफाइड भी गर्मियों में काफ़ी रैम्पेंट होता है जो कि दूषित खाने पीने से ही होता है। तो इन सब का आपका जो है जांच करके उसका उपचार करना चाहिए। लेकिन घर पर आपको जो है वाटर स्पंजिंग एंड पैरास्टामोल। जी। और टाइफाइड का आपने जिक्र किया, जो ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम गर्मियों में, ये बढ़ जाती है इसकी मरीजों की संख्या जो है, तो क्या इसके पीछे भी कारण वही दूषित खान पानी है या और कुछ? देखिए, टाइफाइड का जो वाहक होता है वो मक्खी होती है। तो अब इसलिए आप गर्मियों के समय में मक्खियों का जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये भी आपका जो बीमारी अंदर जाता है वो आपका जो है ओरल रूट से जाता है। तो अब इसलिए आपका जो खाना कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक है। इसको एंट्रिक फीवर कहते हैं। एंट्रिक का मतलब होता है आंतों का फीवर। मतलब आपको जो बैक्टीरिया होता है, जो सैल्मोनेला होता है, वो आपकी आंतों में जाता है, वहाँ आपको जो है इन्फ्लेमेशन करता है, उसकी वजह से आपको बुखार आता है। लक्षण क्या होता है इसके? बुखार तो आएगा ही, साथ में पेट दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, और आपको लूज मोशन या डायरिया हो सकता है। तो अगर किसी को जीआई सिम्टम्स हैं, पेट में सिम्टम्स है और साथ में तेज बुखार है, तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि उसको टाइफाइड बुखार या एंट्रिक फीवर हो सकता है। जी। और जो एक कॉमन प्रॉब्लम बड़ों में अक्सर देखने को मिलती है वो होती है कि खाना जो कुछ भी खाते हैं वो खाना उनको रिफ्लेक्स होता है, एसिडिटी होती है, खाना पचता नहीं है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है। गर्मियों में जो इसको GERD कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो जो आपका पेट में खाना होता है वहाँ पर फूड हो गया और आपका एसिड हो गया, तो वो जो पेट और जो खाने की नली का जंक्शन होता है, खाना उसको बियॉन्ड ऊपर क्रॉस करता है। ये प्रॉब्लम गर्मियों में और बढ़ जाता है। तो इसके लिए तो आपको डॉक्टर को दिखा के दवाइयाँ लेनी होती है, लेकिन मैं कुछ परहेज इसमें होता है जो मरीजों को बताना चाहूँगा करना चाहिए। जैसे मिर्च और मसाले का इस्तेमाल कम करना चाहिए, लाइट मील खाना चाहिए, कम भोजन खाना चाहिए, खाना भरपेट नहीं खाना चाहिए, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग इसमें नुकसान करता है और मेंटल स्ट्रेस से एग्रीवेट होता है। तो मिर्च मसाला, चाय कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड मेंटल स्ट्रेस, इन सबको आप दूर करेंगे तो GERD की प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सकता है। जी बिल्कुल। और अपने लीवर को लेकर के लोग बहुत परेशान रहते हैं। वैसे तो अमूमन लीवर की प्रॉब्लम हर मौसम में देखने को मिलती है, लेकिन गर्मी में लोग ज़्यादा शायद परेशान हो जाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस का भी आपने जिक्र किया, टाइफाइड वगैरह। लेकिन अगर हम हर समय स्वस्थ रखने की बात करें कि कैसे हम अपने लीवर को सुरक्षित रहें, वो कौन कौन से खान पान हैं जो करने चाहिए और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? आपके शरीर का सारा डिटॉक्सिफिकेशन लीवर करता है। तो लीवर का सही रहना और सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। लीवर की बीमारियाँ सारे मौसम में देखी जाती हैं, एक्सेप्ट कि वायरल हेपेटाइटिस जो कि गर्मियों में बरसात में ज़्यादा देखा जाता है। तो लीवर को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले मन से निकाल देना है कि लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए या लीवर को ठीक करने के लिए कोई दवाई होती है। किसी भी पैथी में कोई दवाई लीवर को ठीक करने के लिए नहीं है। लीवर अपने आप ठीक रहता है। तो लीवर को बचाने के लिए कुछ आपको उपाय करने होते हैं। नंबर 1 उपाय, आपको शराब से दूर रहना है, अल्कोहल।
जी। नंबर 2 उपाय, आपको मोटापे से दूर रहना है। तो आपको जो है अपना BMI बॉडी मास इंडेक्स 23 के नीचे रखना है। अच्छा। नंबर 3, शुगर को कंट्रोल रखना है। शुगर से भी लीवर डैमेज होता है। ब्लड प्रेशर और अपने लिपिड्स को कंट्रोल रखना है। हेपेटाइटिस बी और सी का आपको जांच कराना है और अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना है। तो ये जो कॉमन चीज़ें मैंने बताई, इससे आपका लिवर सुरक्षित रहेगा। शराब से बचें, मोटापे से बचें, शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, अच्छा खाना पीना खाएं और हेपेटाइटिस बी और सी से बचें। जी बिल्कुल। और अभी आपने वैक्सीन की बात करी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि वैक्सीनेशन जो हेपेटाइटिस से जुड़े हुए हैं वो कितने कितने समय के अंतराल पे हमें लेने चाहिए जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें? देखिए, हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन 3 इस समय उपलब्ध हैं भारतवर्ष में। हेपेटाइटिस ए का टीका उपलब्ध है, जो कि ज़्यादातर हम लोग बच्चों में रिकमेंड करते हैं। उसमें आपके 2 टीके लगते हैं जी। वो आपके यूनिवर्सल प्रोग्राम में है, तो जो भी बच्चा पीडियाट्रिशियन बस जाता है वो हेपेटाइटिस ए का टीका लग जाता है। हेपेटाइटिस ई का टीका जो है अभी जस्ट भारतवर्ष में आया कुछ महीने पहले। तो अभी हेपेटाइटिस ई का टीका पूरे पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन जिनका लीवर पहले से डैमेज है उनके लिए रिकमेंडेड है। कि मान लीजिए आपको लीवर सिरोसिस है तो हेपेटाइटिस ई का टीका आपको रिकमेंड किया गया है। और हेपेटाइटिस बी का टीका भी यूनिवर्सल प्रोग्राम में है, सारे बच्चों को लगाया जाता है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स और सारे बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना अनिवार्य है। और 3 टीके इसके लगते हैं डेल्टॉइड मसल में। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में इतनी अच्छी जानकारियां दी। और निश्चित ही ये जानकारियां हमारे दर्शकों तक जो पहुंची हैं वो इस गर्मी के मौसम में उन्हें सुरक्षित रखने में उनकी मदद करेगी। तो आज के लिए इतना ही। कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।